जय हिंद। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे और देखते हैं पहले कि उस चैप्टर से जो है कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी टीचर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में और कितना वेटेज रहा था। ज्योग्राफी के क्लास में जैसे 6 to 8 और 9 to 10 वालों के लिए जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है लगातार उठा के चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन था आपके सामने, जैसे मैंने एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन लिया है कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है। तो जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राजस्थान में टांका होता है, जो बनाई जाती है टंकी, उसी को टांका कहा जाता है और टांका में जो पानी को इकट्ठा किया जाता है उसको वहाँ के लोग, जो राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग पालर या पलार पानी उसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चैप्टर का मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पालर पानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि ऐसा घर बनाना होगा इस राज्य पे कि जिसपे छत जो हो ऐसा ढांचा बनाया जाए ताकि उसमें जो पानी है वर्षा जल का उसको इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो लास्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको लिखा हुआ था, एक रोचक तथ्य है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा, ठीक है, बनाना आवश्यक कर दिया। अगर कोई व्यक्ति जो है दोषी पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है ना। चलिए अगला प्रश्न दिया था कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता रखी गई थी। यानी कि उनको जो है सुविधा इतना दिया जा सके कि एटलीस्ट इतना जो लीटर है व्यक्ति, हर व्यक्ति को पानी मिल सके, है ना। तो ये भारत सरकार की योजना थी, इसमें 55 लीटर जो है लक्ष्य रखा गया था, है ना। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए 55 लीटर जो है सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप जो है ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा कि वो हर व्यक्ति को इतना लीटर तो पानी मिल ही जाए जो पीने योग्य हो। ठीक है, और ये देखेंगे ये किसका जो है योजना है, तो भारत सरकार ने जल जीवन मिशन है। ठीक है, ये भारत सरकार की योजना है। अगला प्रश्न था आपके सामने, जैसे दिया था कि भारत के जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान रहता है। यानी कि हम जल जैसे द्वारा जो है विद्युत कितना उत्पादित कर पाते हैं, तो लगभग भारत में देखेंगे 22% जो है हम लोग जल से उत्पादित करते हैं। तो इसका भी देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ था कि भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% जो है आप भाग जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। ये चैप्टर में आपको मिल जाएगा जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया था कि अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई, क्योंकि अब देखिए अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं क्यों बनाई जाती हैं, ताकि जो है पानी को रोका जा सके, एक समुचित व्यवस्था की जा सके, है ना। लेकिन फिर भी वो क्या हो जाता है, कुछ समय जो ऐसी स्थिति भी आती है जब वो भयावह हो जाता है। तो कब होता है, तो देखेंगे इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो जाता है। ठीक है, तलछट जो है सब जमा हो जाते हैं। अगला देखिए स्टेटमेंट दिया था, अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, परियोजनाएं बनी होती हैं लेकिन अगर वर्षा जो है ज़्यादा हो जाता है और पानी ज़्यादा हो जाती है तो बांध को खोलना पड़ता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से जो है भयावह स्थिति है। ये दोनों हो जाएगा। अब देखेंगे बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ है। तो जब ये खोला जाता है ना, पानी छोड़ा जाता है, उससे क्या होता है कि मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और उससे क्या होता है, पोषक तत्व जो है मृदा की वो भी बह के चली जाती हैं। ठीक है, तो आप जब देखेंगे ये चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आराम से दिया गया है था। एक ये भी जिक्र किया गया है कि 2006 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांध को जो है छोड़े गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको कभी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो है कब ऐसी स्थिति जो है देखने को मिली थी। बाकी आप ये जो विमंडना है, विडंबना, ठीक है, और आपत्तिजनक जो है आपको यहाँ पे दिखने को सारे जो है लिखे थे जो ऑप्शन में, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था सरदार, अब देखिए ये पार्ट 3 ज्योग्राफी में जो आता है वही है क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है। यानी सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पे निर्मित है उससे जो है कितने राज्यों को और कौन कौन से राज्य को जो है आपको लाभ मिलता है। तो ये देखेंगे इसका ऑप्शन जो है एक ही आंसर हो जाएगा आपको, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को जो है इस योजना से आपको फायदा मिलता है ना। और आप सभी को पता है नर्मदा को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। अब जब आप ये
चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इसमें 4 राज्य हैं, यानी कि ये भी याद रखना है कि 4 राज्य जो है इसमें सम्मिलित है। वैसे आपको नाम अगर याद हो जाता है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में जो है आपके ये परियोजनाएं जो है इनसे लाभान्वित होते हैं। सबसे ज्यादा आप देखिए यहाँ पे गुजरात के गाँव है ना। गाँव भी पूछा जा सकता है। ज्यादा पूछने के चांसेस ये रहते हैं कि राजस्थान के कितने गांव जो है इसमें शामिल है ना। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आप लोग ये जब चैप्टर पढ़िएगा तो अच्छे से इस चीज को जो है कवर कीजिएगा, ठीक है। आगे चैप्टर पढ़ाया है मैंने। अगला क्वेश्चन था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वही चीज आपको हो जाएगा, यहाँ पे नर्मदा हो जाएगा। अब इसको भी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है, यानी कि आपको यहाँ से दिखा कि नर्मदा नदी किस पे, सरदार सरोवर बांध किस पे है, नर्मदा नदी पर है ना। चलिए अगला दिया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आराम से दिख जाएगा आपको हीराकुड बांध, दुधवा बांध जो है आपको महानदी पे मिल जाएगा, ठीक है। दुधवा बांध भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब देखेंगे जब डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे महानदी बेसिन हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज और दे दिया था यहाँ पे कि नोटिस करवा दिया है कि आप लोग जब पढ़िएगा तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि ये जैसे पूछा गया था लेप्चा गीत है ना, तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में गाया जाता है, लोकगीत है वो लेप्चा जनजाति की। वैसे ही पूछा जा सकता है कि लोकप्रिय भादु गीत जो है, ये लोकप्रिय भादु गीत है वो कहाँ पे गाया जाता है, किस क्षेत्र में, तो दामोदर घाटी क्षेत्र में, ठीक है। जब पढ़िएगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था इससे, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होता है, तो मेरे ख्याल से ये तो सभी कोई जानते होंगे। पहले जो है आपका, अब तो माशिनराम मेघालय का है, पहले जो है चेरापूंजी हुआ करता था है ना, और ये खासी पहाड़ियों के क्षेत्र में जो है माशिनराम पड़ता है, ठीक है, मेघालय में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से ये जो है डिस्क्राइब किया गया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है वर्षा जल, क्योंकि चेरापूंजी और माशिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा जो है होती है ना, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि ये वाले दिए थे और ऑप्शन में दिया गया था कि सम्मिलित करें है ना, 1 to 5 में ये पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में 2.0 में। तो ये जो भी है सामने ये एकदम से सही मिलान करके ही दिया गया था, लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो एक जगह नहीं मिलेगा ये आपको जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कैसे जो है, जैसे इजराइल की जो है आपको वर्षा, औसत वर्षा बता के, फिर अपने भारत की औसत वर्षा को बता के कंपेयर किया गया है कि जरूरी नहीं है कि जहाँ पे जैसे जल संसाधन की संपन्नता हो तो वहाँ पे आधारभूत संरचना के विकास की कमी हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि सभी संसाधन में एक राज्य या एक क्षेत्र जो है परिपूर्ण हो सकता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा चैप्टर आप डिटेल में पूरा पढ़ लोगे, तब इसका आंसर जो है आप अपने आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसका तो आंसर यही हो जाएगा, सब सामने जो है मिलाए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में मिलेगा आपको कि संयुक्त वन प्रबंधन जो ओडिशा ने है कैसे लगाया था, कैसे स्टार्ट किया था। बीज बचाओ आंदोलन भी मैंने पीछे चैप्टर में भी पढ़ाया था, उसमें भी बता दिया है मैंने, जो चैप्टर डले हैं, और इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन जो है, ये इसमें जो है सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं होती है। सामुदायिक भागीदारी ये होता है कि जैसे कोई समुदाय है, वो जो है जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन है तो इसमें शामिल होती है एक समुदाय, ठीक है, तो भाग लेती है, तो ये क्या होगा, सामुदायिक भागीदारी हो गई। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्यों का जब सीमांकन किया गया तो उसमें जो है सीधे तौर पे नहीं थे, बाकी इनडायरेक्ट देखेंगे तो थे सामुदायिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, सभी को जो है डिस्क्राइब किया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1988 में हुई जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन छरित वनों बचाव के लिए कार्य करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त वन प्रबंधन किसके द्वारा लाया गया था, तो उड़ीसा के द्वारा। कब लाया गया था, तो 1988 में। ये मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है चैप्टर में, ठीक है, याद भी करवाया मैंने। और भी जैसे आंदोलन थे आपके, जैसे टिहरी के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया, तो बीज बचाओ आंदोलन कहाँ के, किसका था, तो टिहरी के किसानों का था। उसके बाद आप देखेंगे चिपको आंदोलन जो है, जैसे मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ से संबंधित थे, वैसे चिपको आंदोलन से जो है बहुगुणा जी शामिल थे। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, है ना। ये 9 दाने, ये तो आपको क्वेश्चन पूछा ही गया था।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 हम लोग। हाँ, हम पढ़ेंगे जल संसाधन, जो कि आपका अध्याय 3 है। देख रहे हैं यहाँ पे एक नारी है जिसने मटके ले रखे हैं, यानी कि ये पानी भर के कहीं से आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम ये सीन जो है राजस्थान में देखने को मिलता है। तो जल एक क्या है? संसाधन है। मानव जीवन के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन जो है एक जल होता है। ठीक है, बिना जल के इंसान जो है जीवित नहीं रह सकता। तो चलिए चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये एक पिंकी है और ये एक चिंटू है। ये दोनों के कन्वर्सेशन से स्टार्ट होता है। चिंटू ने जो है पूछता है पिंकी से कि पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। तो आप सभी को पता है कि नदियां क्या करती हैं? अपने रास्ते में आए कंकड़ पत्थर सैल, इन सभी को क्या करती है? बहाते हुए लेके चली जाती हैं। जब उनका युवावस्था होता है, तेज गति में जब होती हैं वो, ठीक है, तो ये चीजें क्या है? अपर्दन का कारण भी बनता है। तो नदियां अपर्दन करती ही है। तो यही ये देखा है और वो बता रहा है। ठीक है, अब ये कहती है पिंकी जो है, हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है? तो सिंपल सी बात है, मानव जो है एक खुद भी संसाधन है, लेकिन उसको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है ना। तो ये कहना चाह रही है कि हमें बिना उसके जो है जीवन हम उपलब्ध नहीं हो सकता। हम जीवन में जो है मानव को जल की बहुत जरूरत है, लेकिन देखा जाए तो जल जो है मृत्यु का कारण भी बन रहा है। तो आप सभी को पता है कि जल जो है बाढ़ वगैरह आता है तो पशु पक्षी जन माल धन सब का नाश होता है ना। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए काफी जल की आवश्यकता होती है। तो जो रिसोर्स से हम अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जल जो है योगदान देता है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? ठीक है, कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। यानी कि जल विद्युत संयंत्र आप लोगों को पता है, जल के लिए, जल से ही जो है विद्युत उत्पादित किया जाता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में, अब इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कि विभिन्न युगों में मानव नदियां और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों झीलों झीलों पोखरों और मरुधानों के आसपास क्यों बसता था। तो आप सभी को पता है कि नदियां जो है मानव सभ्यता की जीवन रेखा भी कही जाती है। अगर पूछा जाए मानव सभ्यता का जीवन रेखा किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको मानव सभ्यता की जीवन रेखा। ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है? नदियों को कहा जाता है। यहाँ पे मैंने कर ही दिया है, नदियों को कहा जाता है मानव सभ्यता का जीवन रेखा। क्योंकि आप अक्सर देखेंगे नदी के घाटी के आसपास ही जो है आपको जो जनसंख्या है या मानव जीवन है वो ज्यादा फलता फूलता है या विकसित होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जनसंख्या है गंगा नदी के आसपास बची हुई। तो ये चीजें क्या है? नदियां जो है, आपको पता है नदियों को जो है भारत में माँ भी कहा जाता है ना। चलिए अब यही चीज वो समझ रही है। जैसे देखेंगे आप, नील नदी की देन मिस्र है ना। सिंध नदी की देन पाकिस्तान है। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। गुजरात मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। तो ऐसे देखने को मिलता है ना कि जीवन रेखा तक की जो है नाम दी गई है, यानी कि इसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। जैसे ऑक्सीजन के बिना, ये मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है जल संसाधन। ठीक है, मानव के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। 3/4 यानी कि 74% आप देखने को मिलेगा कि धरातल जो है हमारा जल से भरा हुआ है। फिर भी हमारे यहाँ जल का जो है कष्ट, सबको सभी देशों में जो है जल एक प्रॉब्लम बना हुआ है। बहुत सारी जो है नीतियां चलाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सारे जल जो है पीने लायक नहीं है ना। परंतु इसमें लाए प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यानी कि जो लवणीय नहीं है वो बहुत कम है अनुपात में। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होते हैं। भौम जल का मतलब होता है भूमि के द्वारा जो जल प्राप्त हो। ठीक है, अपवाह तंत्र आप समझते ही है, नदियां वगैरह, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नवीनीकरण यानी कि रेनोवेशन जो है होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। तो जल जब है गतिशील रहेगा तो उससे जल का नवीनीकरण क्या होता है? सुनिश्चित हो जाता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, यानी 75% आपका जल से घिरा है, और जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि इस जल का जो है रिनोवेशन किया जा सकता है, रिन्यूएबल है ये चीजें,
तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में भी जल की कमी कैसे है। जब ये इसका कहने का मतलब है कि जब 75% आपको जल प्राप्त ही है और जिसको जो है हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, उसको रिन्यूएबल भी है यानी कि नवीनीकरण भी कर सकते हैं, तो फिर विश्व में जो है अनेक देशों में पानी की कमी क्यों है। हम अब भारत में ही देखते हैं कि देखिए पानी का जो है जल हर घर जल नल ऐसे ऐसे जो सुविधाएं हैं, जल एक दो बूंद जिंदगी की, कैसे कैसे जो है टैग निकाले जाते हैं कि जल का संरक्षण करें आप लोग, है ना। तो ऐसे चीजें क्या है कि जल को क्यों कमी है, आखिर जब इतना परसेंट है ही पानी आपके पास भी। भारत में ही देखेंगे अरब की सागर है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, आप देखने को मिलता है ना। पर क्या है कि सभी जल जो है पीने लायक नहीं रहती है। इसलिए ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की निर्तात कमी झेलेंगे। यानी कि 20 करोड़ लोग जो है लगभग 2025 आते आते, आप देखेंगे अभी 2024 चल रहा है, 2025 आते आते जो है 20 करोड़ लोगों को जो है जल की नितांत कमी झेलने को मिल सकती है। तो पूछा जा सकता है कि लगभग भविष्यवाणी कब तक की गई है, जब 20 करोड़ लोग जो है जल की नितांत कमी झेलेंगे, तो 2025। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि 2030 तक शायद, कि 2025 तक हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे, तो ऐसी भविष्यवाणी होती है। तो यही चीज जो आप ध्यान रखिएगा कि 2025 तक जो है जल के लिए जो है ऐसी भविष्यवाणी की गई है। अब आगे कहता है जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो ये चीजें देखते हैं। जल के विशाल भंडार और इसके नवीनीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। तो राजस्थान जो है जल के लिए बहुत ज़्यादा सामना करता है, उसके मतलब उसको बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए चैप्टर के पहले ही आपने देखा होगा एक महिला थी जो पनिहारिनी होती हैं, वो लोग उनको कहा जाता है जो पानी भर के लेके जाती हैं। ठीक है, और राजस्थान में आप देखेंगे कुओं से पानी आज भी भरा जाता है और लंबे लंबे लाइन जो है लगी रहती हैं। ठीक है, और महिलाएं जो है ये झेलती हैं, जबकि आज नल का जमाना है फिर भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां वर्षा जो है कम होता है। उसके बाद दे रहा है यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में क्या है, विविधता है। यानी कि देखिए कहीं पे क्या होता है, वर्षा आती है तो 4 माह, जैसे भारत में देखेंगे लगभग 4 माह जो है वर्षा होता है। बाकी के माह में क्या देखने को मिलता है, बारिश नहीं होती है, तो कहीं कहीं सूखा पड़ने लगता है। तो ये चीजें क्या है कि वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण भी जल की जो है मात्रा में आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। यही दे रहा है कि समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकता अधिकतया माने अधिक ही जो देखेंगे अधिकता, तो जल की कमी, इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। तो देखिए असमान वितरण का मतलब होता है कि सभी जगह जो है वितरण अच्छे से नहीं किया गया। हम लोग चाहे तो राजस्थान को भी जल दे सकते हैं, थोड़ा सा उस पर क्या होगा, टेक्निकल यूज काम करने पड़ेंगे और वितरण का जो है समस्या को देखना पड़ेगा कि कैसे हम वहां तक जल पहुंचा सकते हैं। जहाँ पे जल, जैसे अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे जल सीमित रूप में है ना। तो अब क्या है कि मानव भी इसमें कहीं ना कहीं जो है संलग्न है, जैसे कि अति शोषण, यानी कि अत्यधिक यूज कर रहा है, उसका अति शोषण इसी को कहेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो। हमारे कई शहर इसके उदाहरण है। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक है, पर बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में भी नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए, यानी सिंचाई वगैरह में यूज किया जाता है। पहले के जो तरीके थे उसमें सिंचाई में जल ज्यादा लगता था, तो आप देखेंगे ड्रिप सिंचाई का भी जो है आधुनिक युग में यूज किया गया है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। यानी कि शुष्क कृषि किया जाए, थोड़ा सा कम पानी यूज किया जाए, ये सब देखने के लिए जो है क्रांति लाने की वो बात कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे दिया है
वाटर, वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। देखिए वाटर जो है सभी जगह रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी जो है आपके वो ड्रॉप जो है वहां पे पानी जो उपलब्ध है वो पीने लायक हो, ठीक है। तो वही चीजें वहां पे दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिया है, तो मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है कि आप लोगों को याद रखना है। जैसे देखिए एक और इजराइल जैसे जैसे इजराइल में जो है 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, ठीक है। ये देश जो है इजराइल, उसके यहाँ वार्षिक वर्षा वर्षा पूछा जाए तो कितना है, लगभग 25 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहा है कि एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। यानी कि यहाँ मात्र 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा वार्षिक वर्षा होता है, फिर भी यहाँ पे इजराइल में जो है जल का अभाव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में, यानी भारत की बात की जा रही है कि भारत में जो है 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होता है। अब ये जो दिया है 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा भारत का, तो कई जगह देखेंगे आप मिलेगा 120, फिर आपको 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा मिलता है। तो देख लीजिएगा ये चीजें, है ना। आगे दिया है प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है, फिर भी हमारे यहाँ देखिए 114 सेंटीमीटर औसत वर्षा हो रहा है, फिर भी हमारे यहाँ सूखा जरूर पड़ जाता है, यानी कि अवश्य पड़ता है। और वही पर 25 सेंटीमीटर वाले के यहाँ जल जो है कमी नहीं है, इजराइल में देखेंगे। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए जो है लगभग 8 महीने ही होता है, लिए देश पानी की कमी के होते हैं। यानी कि लगभग 9 महीना जो है देश में, अपने भारत देश में पानी की कमी देखने को मिलती है। ये ही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या होता है, बारिश हुई तो खूब सारा बाढ़ आ जाता है, खूब नदियां जो है लबालब पूरा भर जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे कुएं सब जो है पानी आ जाता है। अब क्या होता है, लोग उसका जो है उसको रोक नहीं पाते हैं, कि मतलब समुचित नहीं कर पाते, उसका संरक्षण नहीं कर पाते, और क्या होता है जैसे ही बारिश खत्म होती है तो धीरे धीरे ये पानियां क्या होती है, प्रवाह होके जाके बड़े बड़े समुद्र में मिल जाती हैं, है ना। यानी कि पानी का जो है आपको संरक्षण करना भी जरूरी है। अब यहाँ पे ये देखिए क्या दिया है, और कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन अ डेवास्टेड विलेज। देखिए ये विलेज में है, देखिए कैसे जा रही है पानी लेने के लिए, यहाँ पैर का निशान भी दिखा रहा है। आगे देखिए ये राजस्थान का सीन होगा, कैसे देखिए यहाँ पे औरतें जो है लाइन लगी हैं अपनी मटके को लेके, और सोचिए ये कितना पानी के लिए जो है दिक्कतें सह रही हैं, है ना, जिल्लत। चलिए आगे देखते हैं। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपनी निजी कुएं और नलकूप होते हैं, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर, यानी कि भूमि के अंदर जो जल है वो भौम जल स्तर जो है नीचे गिर सकता है। तो सोचिए पानी जो है निकालने में कितना दिक्कत होगा, और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो भोजन भी बनाने के लिए आपको जल की जरूरत है, भोजन उपजाने के लिए भी जल की जरूरत है। तो जल कितना महत्वपूर्ण संसाधन है मानव सभ्यता के लिए, ये आप लोग समझ ही पा रहे होंगे इनके डिटेल से, है ना। आगे दे रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, तो आप सभी को पता है, और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो देखिए लगभग 22% जो है हम लोग जल से विद्युत को उत्पादित करते हैं। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हो गई हैं, ठीक है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है, और इनकी कमी भी होती जा रही है, यानी जल संसाधन का जो है कमी होते जा रहा है, उसके में संसाधन की जो मात्रा है उसमें कमी आ रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ
हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की क्या है, जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित हो रहा है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। तो आप सभी को पता है कि खेतों में क्या होता है, पोटाश वगैरह ये सब यूज की जाती है, नाइट्रोजन वगैरह क्या क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो भूमि है वो प्रदूषित तो होती ही है, यानी कि आपका भू प्रदूषण तो होता ही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे वहां भूमि में जो जल उपलब्ध होगा वो भी आपका प्रदूषित हो जाता है। बहुत सारा सिंचाई भी किया जाता है तब भी जो है भूमि खराब होती है। तो ये सब चीजें क्या है, लोग जो फैक्ट्रीज वगैरह लगा रखे हैं तो वो अपनी अपशिष्टों को जो है पानी में प्रवाहित कर दे रहे हैं। गंगा नदी का आप लोग बार बार सुनते होंगे कि गंगा नदी की सफाई चल रही है, बहुत गंदा हो गया। तो ये सब चीजें आपको जीवन में देखने को मिलती ही है। अब आगे कह रहा है, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन जेजेएम की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों अच्छा यहाँ पे क्या दिया है कि रहने वाले लोगों के जीवन या की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, यानी कि देखिए क्या है, गांव में जो लोग रहते हैं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर, अब ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है कि प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, यानी कि ये जल जीवन मिशन जो है हर व्यक्ति को कम से कम 55 लीटर जो है पानी उपलब्ध हो पाए, ये सुनिश्चित करने की आगे प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये सर्वेक्षण के आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें दिया गया था ये। आगे थोड़ा सा एक पीछे चीजें छूटी हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं, सरिताएं नदी को ही कहते हैं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि आपका जो है दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि अच्छा नहीं है हमारे लिए भी और किसी के लिए भी, और दिन प्रतिदिन जो है ये और बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, संपूर्ण जीवन खतरे में आएगा। अब चलिए यहाँ पे आपने देख लिया जल जीवन मिशन का जो है 75 लीटर हर व्यक्ति के लिए पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता, यानी कि निरंतर हमेशा बना रहे, सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन से होने से बचाएं। ठीक है, डिग्रेडेशन होता है तो क्या होता है, कम होते जाता है, यानी कि उसका निम्नीकरण हो रहा है। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका संतुलन भी बिगड़ जाएगा। तो पारिस्थितिकी भी क्या हो जाएगा, संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। ठीक है, अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। यह आपको कहा जा रहा है क्रियाकलाप में करने के लिए। चलिए आगे दे रहा है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। तो जल को कैसे प्रबंधन करना है, उसके लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कैसे की जानी, ये सब के बारे में इसमें आगे बताएगा। तो चलिए, हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से यानी कि बांध बनाते थे। जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक काल में, यानी कि पहले जो है कैसे जल संरक्षण किया जाता था या सिंचाई के लिए जो है कैसे बंद बनाए जाते थे, कैसे जलाशय वगैरह को जो है तटबंध करके उसकी जो है कृतियां बनाई जाती थी, ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा।
ठीक है, आगे दिया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। तो आज भी ये होता है, अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। ठीक है, तो अधिकतर नदियों के बेसिनों में क्या है, बांध बना है। बेसिन आप लोगों को पता ही है, जो उसकी प्रवाह तंत्र होती है उसी को बेसिन कहा जाता है, जहां तक नदियों का जो है जल क्षेत्र, मतलब जल जो है आपका जैसे ऑक्युपाई करती है जितने क्षेत्र को, जैसे एक नदी है, ये इसकी वितरिकाएं हो गई, इसकी सहायक नदियां हो गई, कुछ नदियां आके मिलती हैं तो कुछ इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। इन सब का जो जल ग्रहण का क्षेत्र होता है, जहां जहां ये जल, उसी को इसको बेसिन कहेंगे इस नदी का, है ना, यही चीजें होती हैं। चलिए आगे दिया है, ईसा से एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, श्रृंगवेरा जो है कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। ये किससे रिलेटेड है श्रृंगवेरा, तो ये आपको गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए था, एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र था। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। जैसे कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है, तो वैसे ही पूछा जा सकता है कि श्रृंगवेरा कहाँ है, तो इलाहाबाद में है, गंगा नदी के तट पे बना है। इसमें क्या करते हैं हम, गंगा नदी के बाढ़ जो है उसके जल को संरक्षित करते हैं। ठीक है, अगला दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके लिए फेमस है कि उनके समय में क्या हुआ था, बड़े बड़े बांध बनवाए गए थे, झील बनवाए गए थे, सिंचाई बनवाए गए थे, यानी सिंचाई तंत्रों का भी निर्माण किया गया था। वही मुगल काल में आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक जो है जाना जाता है नहरों के लिए, है ना। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, आप लोगों को पता ही है, कलिंग अशोक युद्ध। तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बेनूर कर्नाटक में पड़ता है, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कलिंग कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पड़ता है, तो आपको आंध्र प्रदेश में। बेनूर कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। और कोल्हापुर कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। ये कई बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र देखने को कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो श्रृंगवेरा इलाहाबाद का हो गया, ओडिशा का कलिंगा हो गया, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश का हो गया, ये सब चीजें कहाँ है देखने को मिलेंगी आपको, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील है। ठीक है, ये कब निर्मित हुआ था, तो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो ये क्या है, कृत्रिम झील है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन थी, तो भोपाल 11वीं सदी में जो है बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ध्यान रखिएगा। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश जो है आपको पता ही होगा इल्तुतमिश के बारे में। दिल्ली में इसने क्या किया था, सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। तो पूछा जाए हौज खास किसने बनवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट के क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए बनाया था, है ना। इल्तुतमिश की बेटी रजिया, आप लोगों को पता ही है, भारत की पहली सुल्तान, मतलब महिला कौन थी, शासिका, रजिया सुल्तान थी, है ना। अब ये देखिए, हीराकुंड बांध आपको दिखाया गया है, यहाँ पे महानदी पे ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बांध क्या है और हमें जल संरक्षण का प्रबंधन में कैसे सहायक है, ये चीजें हम देखेंगे। जैसे हीराकुंड बांध है ना, तो क्या है ये चीजें बताना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, परंपरागत बांध नदियां और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालनों और मछली पालन भी है। तो आप सभी को पता है कि आप लोग देखते होंगे वाटर पार्क, तो क्या होता है वहाँ पे मनोरंजन लोग करते हैं, वहाँ जल जो होता है नहाने वाने की व्यवस्था होती है। उसके बाद आपको आंतरिक नौ संचालन भी होता है, तो लोग ना जाके बड़े बड़े व्यू जो है, लेक व्यू वगैरह, इसमें भी जाके क्या करते हैं, नाव से भी, मतलब बहुत सी चीजों का जो है जल का यूज किया जाता है, ये बता रहा है। मछली पालन के लिए भी आपको क्या चाहिए, जल की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे दिया है, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन सकता है आपसे। इसको मैं हेडलाइट कर देती हूँ, आप लोगों के लिए हेडलाइन कर देती हूँ। देखिए,
जल जो है सतलुज ब्यास बेसिन जो है भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका बांध बहते जल को, अब यहाँ पे बांध जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दिया है, बताया है, डिटेल किया है इसको। देखिए, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। यानी कि बांध क्यों बनाते हैं आप सभी को पता है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध को जो है, बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। तो ध्यान रखिएगा कि बांध का अर्थ जो है जलाशय से लिया जाता है। बांध जब बनाया जाता है तो जल को रोकने वगैरह के लिए बनाया जाता है, ना कि कोई एक ढांचा है ये। अधिकतर बांधों में एक ढलवाज हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्यों या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध या पक्का बांध के अलावा कई उपयोगों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, माध्यम मध्यम और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो ऊंचाई होगा तो उसमें कहते हैं ना, सबसे ऊंचा है, सबसे छोटा है, इन सब में जो है वर्गीकृत किया गया है बांधों को। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि महानदी जो है, सॉरी, हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पे बना है, तो आपको यहीं से याद रख लेना है कि महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जल संरक्षण भी होता है और बाढ़ का नियंत्रण भी होता है। और हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पे है, तो महानदी पे है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। आगे दिया है, स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। अब देखिए क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। तो कहा जाएगा कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो ध्यान रखना है आपको, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, हमारे जीवन से प्रकाश चल गया, किसके मृत्यु पे जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो महात्मा गांधी की मृत्यु होने के बाद कहा था। गुलामी का चार्टर 1935 एक्ट को किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। आगे है कि उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी, है ना। उनका ये मानना था, इसलिए वो कहते थे कि आधुनिक भारत का मंदिर जो है बांध है, जवाहरलाल नेहरू। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय भी बन गए हैं। तो जैसा देखेंगे आप आगे मिलेगा आपको, है ना। अब देखिए ये कह रहा है कि परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला, विधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं, तो आप बड़े लोगों से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए क्या दिया है, एक कविता दिया है एक तरह से, और ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दिया है, हमने आषाढ़ में, आषाढ़ एक मंथ होता है हिंदी में, हमने आषाढ़ में फसलें बोई है, हम भद्रा में भादू लगाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, यानी कि दामोदर नदी जो है बाढ़ ले आई है, नाव इसमें नहीं चलेगी, ओह दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादू एक साल बाद आएगा, भादों में आप लोग देखते ही हैं भारी मात्रा में बारिश होती है, अपनी सलाह पर नाव चलने दो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दामोदर आप लोगों को पता है, पश्चिम बंगाल की भी क्या कही जाती है, ये दामोदर जो नदी है आपको शोक नदी के नाम में जानी जाती है ना। क्यों, क्योंकि बाढ़ लाती है, जैसे बिहार की कोसी नदी है ना। चलिए अब ये कह रहा है, जो ये लोक गीत था, तो यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी के बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करती हैं। तो देखा ही आपने, ये गाना जो है क्या वर्णन कर रहा है कि दामोदर नदी ने भारी मात्रा में बाढ़ ला दिया है, तो ये लोग उसके पैर पड़ रहे हैं कि तुम जो है अपना कहर को है कम करो। ठीक है, आगे दिया है, नदियों पर बांध बनाने और
उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं, यानी कि वो अपघटित हो जाना मतलब कि वो खत्म हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर जो है बांध बनाई गई थी, वो काफी ऊंचा हो गया था, तो उसके प्रति जो है लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत की थी, है ना। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। ठीक है, वहां के स्थानीय लोगों ने यानी स्थानीय समुदाय के लोगों ने जो है ये किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। वही साथ याद रखिएगा टिहरी बांध आंदोलन भी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तो आप सभी को पता है, जब अगर डेवलपमेंट होता है तो कई आदिवासी भी इसमें कुर्बान हो जाते हैं, मतलब उनका जो घर है, आवास जो है उजड़ जाता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों को और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? तो बिल्कुल नहीं उठाते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो वाणिज्यिक फसल की ओर सब कोई जो है आजकल आपका क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, क्योंकि उससे क्या है, आर्थिक लाभ ज्यादा मिलता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि वाणिज्यिक फसल जो है आपके बिहार का कौन सा है सबसे नंबर 1 पे, तो ईख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे आपका जूट वगैरह आता है। आगे चलिए, कह रहे हैं इसमें मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर अमीर अच्छा यहाँ पे नहीं है, इसके बाद यहाँ पे है। अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीन से में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा कर रहा है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो जाते हैं, यानी उपद्रव करने लगते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतरराज्यीय झगड़े जो है, मतलब एक राज्य, मतलब जैसे कि हो गया तमिलनाडु और केरल, तो 2 राज्य हो गए। तो इस तरह से होता है कि अंतरराज्यीय झगड़े जो होते हैं, यानी कि राज्य के अंदर झगड़े आम होते जा रहे हैं। अब नदियों को लेके आप देखेंगे, सिंधु नदी को ही लेके पाकिस्तान और हमारे बीच जो है भारत में रहता है ना, तो वैसे ही होता है कि नदियों को लेके भी जो है राज्य हो या राष्ट्र लेवल पे ये चीजें जो सामने आने को दिखती है। चलिए आगे दिया है, ये जो छूट गया था इसको भी देख लेते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबद्ध करता है। तो अब यहाँ से एक चीज और याद होगी आपको कि सरदार सरोवर बांध जो है कहाँ है, गुजरात में है। किस पे बना है, नर्मदा नदी पे बना है। आपको पता है कि नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा भी कहते हैं, है ना। मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। मतलब शुरुआत जो ये आंदोलन हुआ था उस समय देखा गया कि कुछ पानी जो है अब यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, तो पर्यावरणीय मुद्दे को लेके, मतलब कि कुछ जो है डूब जा रही थी, कोई बांधों के पानी में डूबने से था, जंगलों के कुछ जंगल के पेड़ पौधे जो है डूब गए थे, मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। अब क्या है, आप ये मध्य प्रदेश का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से ये डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, वो ये क्या हुआ, पुनर्वास सुविधाएं दिलाने का भी एक तरह से आंदोलन जो है चेंज हो गया। विस्थापित होना मतलब कि उससे अलग पे जो है चले जाना। ठीक है,
यानी कि जो पर्यावरणीय मुद्दा था उसको विस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया, है ना। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को संतुष्टि दिया कि लोगों, जब सरकार ने समझाई होगी कि आपके इसमें सिंचाई में जो है फायदा होगा, तो उन्होंने सोचा होगा चलो खेती वगैरह करेंगे तो हमें जो है इसमें फायदा होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रायः रिहंद के, ठीक है, प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और आधुनिक अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, अधिक जो मतलब उनकी जीविका जो है और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। तो अब जो रिहंद है वो लोग सब लोग क्या कह रहे हैं कि हमें ही क्यों आपको जो है कुर्बानी के लिए चुना गया। अब ये स्रोत जो है आपका यहाँ से दिया गया था ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए मुख्य नदियों पर बांध जो बने हैं वो चीजें जो हैं दी गई हैं यहाँ पे, तो ये आपको थ्योरी में मिलेगा ही, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे सलाल, दुलहस्ती, आपका बगलिहार, ये सब चेनाब नदी वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएंगी। देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। सिंधु नदी पाकिस्तान और भारत को लेके जो है एक मुद्दा बना रहता है विवाद का, है ना। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये सब आपको चंबल नदी पे मिलेंगी। सरदार सरोवर बांध ये रहा गुजरात में, नर्मदा नदी पे मिलेगा आपको, है ना। कोटा बैराज आपको यहाँ पे दिख रहा है, चंबल नदी पे है। उसके बाद आप देखेंगे और सारी जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। नागार्जुन सागर आप देखिए यहाँ पे है ना। उसके बाद तुंगभद्रा नदी है वो। यहाँ पे देखिए आपको मेटूर, है ना, मेटूर परियोजना भी बहुत बार पूछा जाता है, कावेरी नदी पर है, ठीक है। और कोई परियोजना जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। चलिए बाकी मिलेगा तो इसको आप लोग अगर चाहिए तो रोक के देख सकते हैं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर यह एक विडंबना बनी है। मतलब कि सोचने वाली बात है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं, तो कई बार बांध टूट भी जाता है। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। तो अक्सर होते रहता है ये सब चीजें। तो इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। यानी कि मृदा भी कटछट हुआ होगा, यानी कि बढ़ा के ले गई होगी वहां की पानियां। बाद बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप भूकंप आने की भी संभावना बढ़ जाती है ना। आगे कह रहा है कि अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। अब वर्षा जल का संग्रहण देखेंगे कि वर्षा जल जो होता है उसको संचित कैसे कर सकते हैं, यानी रोक के कैसे रख सकते हैं। तो बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद प्रद असर है, या और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारत विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण के ढांचे भी पाए जाते हैं। तो प्राचीन काल से ही ये सब चीजें जो है देखने को मिलती हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। तो आप लोगों को पता है कि प्राचीन में जो लोग थे उनको भी वर्षा पद्धति कैसे होती है और मृदा के गुण जो है क्या क्या होते हैं, इनका गहरा ज्ञान यानी कि डीप नॉलेज था उनको। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे उन लोगों ने, ठीक है। अब आगे देखेंगे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल, अब ध्यान रखिएगा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है गुल अथवा कुल, ठीक है। गुल यानी कि उसका मतलब है कुल, पश्चिमी हिमालय की तरफ ये यूज होता है, ठीक है।
जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, पर्वतों और पहाड़ियों में जो है गुल बनाया जाता था, ठीक है। तो इससे आपको वो वर्ड जो है पूछा जा सकता है, इसलिए आप वो ध्यान रखिएगा। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। तो राजस्थान में आप सभी को पता है जल छत जो है अच्छा, ये भी क्वेश्चन बना था कि कौन कौन से राज्य में जो है छतों पर जल संग्रहण करने का एक तरीका है। तो आपको याद रखना है कि इसमें एक राजस्थान भी आता है, मेघालय भी आता है, आगे देखेंगे हम। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ताकि मृदा को संचित सिंचित यानी कि सिंचाई किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। अब राजस्थान जिले जैसलमेर में खादीना और अन्य क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण है। अब देखिए, आपसे स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि कहाँ पे जो है खादीन, जोहड़ ये शब्द जो है प्रसिद्ध हैं, किसके लिए? तो जलों को जो है कैसे संरक्षित किया जाता है इसके लिए। तो आपको बताना है कि राजस्थान और उसके अगर जिला पूछते तो जैसलमेर में, ठीक है। तो राजस्थान के जिले जैसलमेर में जो है खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, खादीन और जोहड़ शब्द जो है आज ही अभी यहीं पे रट लीजिएगा कि ये राजस्थान जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फौलाद, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, भूमिगत टैंक को ही टांका कहा जाता है। अब यहाँ से बार बार टांका मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि राजस्थान में जो भूमिगत टैंक होता है ना, टैंकर आप लोग समझते होंगे, टैंक बना दिया जाता है तो पानी वगैरह देखते ही होंगे आप लोग। तो वो भूमिगत टैंक को हम क्या कहेंगे? टांका कहेंगे। तो आगे सब मिले टांका, तो आप समझ जाइएगा कि राजस्थान भूमिगत टैंक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न तरीका होगा ये, ठीक है। अभिन्न हिस्सा होता है, ठीक है। ये देखिए, अभिन्न हिस्सा होता है। अब थोड़ा सा जो इमेज छूट गया ना उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो दिया है। देखिए, ये वर्षा जल जैसे लोग छाता में संग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए छतों पे जो है कैसे जल संग्रहण किए जा रहे हैं ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जल संग्रहण जो है कैसे कैसे किए जाता है, ठीक है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन यानी फिल्ट्रेशन किया जा सकता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जाता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जाता है। तो कैसे कैसे जल संग्रहण किया जाता है आप देख लिए, है ना। चलिए अब यहाँ से आगे देखते हैं। अभी देखिए, एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, कांजा गांव के चित्र का है ये, जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये हिस्सा होता है, सभी छतों पे क्या होता है, लोग पानी जो है इकट्ठा करते हैं। एक हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये टांका की बात हो रही है। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंच जाता है, ठीक है, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। अब यानी पहली बारिश जो होगी ना तो छोड़ दिया जाएगा, उससे क्या होगा, सभी छत वगैरह जो है साफ हो जाएंगे। अगली बारिश से क्या होगा, इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। इसके बाद देखेंगे साफ जल आने लगेगा, मतलब जो जमीन जहाँ पे छत है वहां पे पानी अगर सफाई होगी तो अब पानी जो है साफ रहेगा, है ना। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यानी कि टांका जो होता है, भूमिगत टैंक जो वो राजस्थान में ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा कि आप एक साल में जो वर्षा हुआ है उसको संग्रहित कर लेंगे तो अगले 7 साल तक जो है ये रह सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। अब देखिए, वर्षा जल अथवा पालर पानी, तो ध्यान रखिएगा वर्षा जल को जो है पालर पानी के कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बना था कि पालर पानी जो है
कहाँ कहा जाता है वर्षा जल को? तो राजस्थान में कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये पालर पानी क्या है? तो वर्षा जल है। ठीक है, ऐसा कि जिस इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, यानी कि राजस्थान में जो है वर्षा जल को क्या कहा जाता है? पालर पानी। ठीक है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। वर्षा जो है सबसे शुद्धतम रूप वैसे भी माना जाता है ना पानी का। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, यानी कि आपका नीचे जो है टांका रहेगा, उसके ऊपर जो है कमरे बना दिए जाएंगे, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है। तो सिंपल सी बात है, जल के नीचे रहेगा तो ठंडा होगा ही, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिलती है। तो गर्मी के दिनों में क्या होगा? उससे राहत मिलेगी। अब देखिए, एक रोचक तथ्य दिया है, तो आप लोगों को याद रखना है। अभी क्वेश्चन बना भी था बीपीएससी टीचर में कि कौन कौन सी जो राज्य हैं जहाँ पे छत पर पानी भरने या वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए प्रचलित माना जाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है मेघालय। जैसे कि देखेंगे, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिन राम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम होती है, जो कि खासी पहाड़ियों के श्रेणी में है, मेघालय में, है ना। मासिन राम कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब मासिन राम हुआ करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह शहर पीने के जल की कमी को की गंभीर समस्या का सामना करता है। अब सोचिए, शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल के संग्रहण से होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो जल का यूज है ना, उससे 15 से 25% लोग जो है वर्षा जल जो है उसको संग्रहण कर लेते हैं और उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो आपको याद रखना है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में ये जो है ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, विश्व में औसत वर्षा पूछा जाए कितना होता है? तो लगभग 100 डिग्री सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर, सॉरी डिग्री नहीं, 100 सेंटीमीटर, है ना। अब भारत का तो आपने ऊपर देखा ही 114 कहीं कहीं 120 भी लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं 125 भी मिलता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमने रोचक तथ्य पढ़ लिया। अब आगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षा जल संग्रहण तंत्रों के बारे में आप लोग भी पता लगाइएगा। ठीक है, अब दिया दिया है, यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी वजह से 12 मासी पेयजल के कारण क्या हो रहा है? वहां पे कम होते जा रहा है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत में कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। कर्नाटक के मैसूर जिले में सुदूर गांव है एक, क्या है? गंडाथूर। उसमें क्या करते हैं लोग? अपने घरों में जल की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था किए हुए हैं। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है, और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यानी कि ये संपन्न गांव की जो है पदवी इसको मिल गई है कि यहाँ इस गांव में जो है जल जो है संपन्न रहता है हमेशा। जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। तो देखा ही हमने, इस गांव के हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो सोचिए, उस गांव में जो है लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अब ये चीजें देखिए कैसे दिया हुआ है, कैसे ये पाइप है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया गया है, कैसे ये पानी जो है इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। छत जल यानी कि छत पर जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। थार आपको पता ही है, रेगिस्तान है। वर्षा जल को वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांका के अंदर ले जाते हैं। यानी अंदर जो होता है भूमिगत टांका, उसके अंदर ले जाएंगे। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांका में चला जाता है। तो ये लोग आप लोग प्रैक्टिकल ऐसे समझ ही सकते हैं, है ना। ये चित्र देख लीजिए आप लोग।
चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई देख लेते हैं। आप लोगों को पता ही है आजकल जो है जल का संरक्षण चल रहा है, तो ड्रिप सिंचाई बहुत फेमस हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बांस ड्रिप सिंचाई है ना, ये लगभग 200 वर्ष पुरानी है विधि है, ठीक है। तो ये पुरानी विधि में आता है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। सदा नीरा नीरा मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये चीज देखिए, ये लोग बांस ड्रिप जो है सिंचाई कैसे करते हैं, है ना। तो ये तो अक्सर आप लोगों को देखने को मिला ही होगा। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधों तक बांस पाइप से बनाई जाती है। बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियां परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया है, यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। ये देखिए कैसे ऊंचाई से ले गया गया है ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि कैसे ड्रिप से जो है सिंचाई हो रही है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पंथातरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चरण सेक्शन में पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। यानी यहाँ पौधा होगा तो उसके जड़ के पास जो है डायरेक्ट पानी दिया जाएगा। इससे क्या होगा, पानी का कम मात्रा यूज होगा और पौधों को पोषण भी मिल जाएगा, यानी जल भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80%। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण करता है, उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग आपका कितना दिया है, 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। तो कहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही थी, ठीक है। आपने अभी देखा था ना ये वाला, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। गंठाथूर की बात की जा रही थी वो, ठीक है, समझ गए होंगे, मैसूर कर्नाटक वाला। अब एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही उठा के पूछ दिया गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे हर घर पर पानी जो है वर्षा जल संग्रहण करना आवश्यक कर दिया गया। तो ये देखिए, ये है आपके सामने कि तमिलनाडु ऑप्शन में भी था। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना, यानी कि आपको घर बना रहे हैं तो ऐसा ढांचा बनाना पड़ेगा कि जल जो है वर्षा का जल संग्रहण किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी आपने घर बनाया और उसमें जल संग्रहण वर्षा के नहीं बनाया तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो एक बार इसको और पढ़ दूंगी, ये क्वेश्चन बना था, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था। अब देखिए यहाँ पे जो है जल संसाधन के बारे में खत्म होता है।